हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। 9th स्टैंडर्ड के बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो जो भी चैप्टर जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आपको हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर मिल जाएगा। बस सर्च करो जाके, आपको सब चीज मिल जाएगा। साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब चीज मिल जाएगा। ठीक है। अब इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने अपना JR ट्यूटोरियल का खुद का एक एप्लीकेशन बना लिया, जो आप लोग कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहे थे। तो अब आपको इसमें मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है ना। हमें सपोर्ट बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, क्योंकि इसमें अब ऐसे ऐसी मेहनत और ऐसे ऐसे कंटेंट्स हम डालने वाले हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि देखो, सिलेबस तो आप वैसे भी पढ़ ही रहे हो, लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि ये जो एप्लीकेशन है JR ट्यूटोरियल का, आप प्ले स्टोर पे जाना, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करने पूछेगा, तो रजिस्टर करके उसमें अपने जो भी डिटेल्स है वो डाल के आप खुद का एक आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। तो लॉगिन जैसे ही करोगे, आप जाओगे ऐप में, तो ऐप में आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिखेंगे। सबसे पहला फोल्डर जो दिखेगा वो फ्री कोर्स का दिखेगा, जिसमें फ्री कोर्स आएंगे। दूसरा जो फोल्डर दिखेगा उसमें पेड कोर्स दिखेगा, उसमें पेड कोर्स आएंगे। वो भी बहुत एकदम साधारण सा, मतलब बोलते हैं ना, इतना मिनिमम अमाउंट रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते एकदम। तीसरा जो फोल्डर है यूट्यूब सेक्शन दिखेगा, तो उसमें यूट्यूब के भी वीडियोस आप देख सकते हो जाके, जो भी हमने डाला हुआ है। ठीक है। बट मेनली जो यूट्यूब के वीडियोस रहेंगे वो आप यूट्यूब चैनल पे आके ही देखो, यूट्यूब पे ही आके देखो, लेकिन एप्लीकेशन में भी हमने एक फोल्डर डाल के रखा है। फिर आप देखोगे टेस्ट सीरीज का फोल्डर है, क्विज सेक्शन का। तो टेस्ट सीरीज और क्विज सेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं आने, बहुत सारे लिंक्स वहां पे ऐड कर दिए हम लोग ने। और फ्री और पेड कोर्स भी बहुत जल्दी आपको देखने मिल रहे होंगे, आप चेक करते रहना, हो सकता है आ गया हो। ठीक है। तो जरूर से चेक करते रहना और हमें इसमें सपोर्ट करना, क्योंकि इसमें एक तहलका मचाने वाले, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है। और इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, बहुत मजा आएगा। वहां पे भी हम बीच बीच में लाइव सेशन करते हैं और आप जो भी पूछना चाहते हो मुझे टैग कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं स्टोरी रीमेंशन करता हूं हमारे बच्चों का। ठीक है। चलो, अब क्या आते हैं यहाँ पे, हमारा एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन पढ़ने वाले। किसका पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 13, एक नया चैप्टर है, एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कार्बन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। चैप्टर नंबर 13 है हमारा। इसका हम लोग एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, जो यानी कि जो मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में पढ़ाते हैं आप लोग को। कुछ चीजों का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, मतलब समझाते हैं। तो आज फिर से लेकर आ गया एक नया चैप्टर। इसके पहले के 2 लगातार चैप्टर हमने कंप्लीट किया और उसके पहले भी कई सारे चैप्टर्स हमने बना दिए हैं। तो स्टडी ऑफ साउंड का बच्चे न्यूमेरिकल मांग रहे थे, स्टडी ऑफ साउंड का न्यूमेरिकल वीडियो हमने बना दिया इसके पहले का। उसके पहले हमने चैप्टर नंबर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का भी न्यूमेरिकल बना दिया, तो जो आपके यूनिट टेस्ट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज जाके देख लेना वीडियोस को, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो चैप्टर का नाम है दैट इज नथिंग बट द कार्बन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है? तो इसमें मेनली जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, गिव रीजंस होते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम आज लेंगे। तो चलो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारे पहले क्वेश्चन पे, जो कि होगा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग बात करेंगे नंबर 1 क्वेश्चन। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन एटम फॉर्म से डैश बॉन्ड विद अदर एटम। तो ऑब्वियसली कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन का क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहां पे सिंपली आ जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। ये हमने पढ़ाया हुआ है, ये चैप्टर के लेक्चर वीडियो जितने नहीं देखे जाके देख लेना। लेक्चर वीडियोस पूरा लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ा के इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है विद अदर बॉन्ड। एंड इन दिस बॉन्ड द 2 एटम्स डैश इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या होता है, जो 2 एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर? शेयर। ठीक है। कार्बन कार्बन आपस में ज्वाइन होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से, एंड वो जो 2 एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऑल द कार्बन बॉन्ड्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डैश इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जितने भी कार्बन बॉन्ड्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, वो क्या करते हैं? ऑब्वियसली वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो इसका आंसर भी आ जाएगा शेयर इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये क्या होते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। नेक्स्ट है एटलीस्ट 1 कार्बन बॉन्ड इन एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज डैश। मतलब अनसैचुरेटेड आ रहा है, अनसैचुरेटेड का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एटलीस्ट एक कार्बन बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है इसमें। तो अनसैचुरेटेड के केस में अगर मैं बात करूं यहां पे, तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बताओ? एटलीस्ट 1 कार्बन बॉन्ड। मतलब अगर मैं बात करूं, कार्बन बॉन्ड जो होता है वो क्या हो सकता है? एक जो है वो डबल बॉन्ड हो सकता है। तो ऑप्शन में डबल है क्या? चेक कर लेते हैं। यस, डबल है। तो आपका ऑप्शन में आ जाएगा आंसर के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से डबल बॉन्ड। ठीक है। डैश इज द एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होता है? ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे दिख गया आप लोग को, वहां पे आ जाता है आपका कार्बन। तो आपका आंसर आ गया कार्बन। कार्बन सबसे जरूरी चीज है। कार्बन के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी रहेगा कार्बन से ही बना रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन डैश ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा कि जितने भी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों ना हो, कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन भी रहेगा ही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? इन ऑप्शन में कुछ है क्या? ऑल। देखो ऑल, हर एक के इसमें रहता है, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑल।
हर एक टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन के साथ हाइड्रोजन देखने मिल जाता है, एंड दैट इज नथिंग बट द आंसर। तो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ऐसे कई सारे और फिल इन द ब्लैंक्स आपके टेक्सचुअल एंड आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, तो जरूर से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके लेना और उसको मेमोराइज कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो क्या है अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस। हम लोग को क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। अब डिफरेंस मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली क्या क्या अलग अलग चीजें हैं, तो चलो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफरेंस की बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या है हमारे पास डिफरेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंस डायमंड एंड ग्राफाइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं डायमंड और यहाँ पे मैं लिखता हूं ग्राफाइट, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि डायमंड हो या फिर ग्राफाइट हो, दोनों के दोनों क्या है, एलोट्रोप्स होते हैं। क्या होते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन से ही बने हुए ये एलोट्रोप्स है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं। तो इनका डिफरेंस क्या है, लेकिन तो मैं एक चीज सबसे पहले डिफरेंस बता दूं कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और ग्राफाइट जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है प्लस ब्रिटल होता है, ठीक है ना। ब्रिटल मतलब उसको आप हथौड़े से मार दो तो एकदम चकनाचूर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप डायमंड को हथौड़े से मार दो, हथौड़ा बेंड हो जाएगा लेकिन डायमंड नहीं टूटेगा। ये हो गया पहला डिफरेंस बिटवीन। दूसरा डिफरेंस क्या बता सकते हो, देखो इसको आपको स्टेटमेंट लिखना अच्छे से, ऐसा नहीं कि मेरे जैसा लिखा कोई कैसे भी हैंडराइटिंग निकाल दिया, ये तो मैं आपको बता रहा हूं ना, समझा रहा हूं, इसके लिए मैं कैसे भी यूज करता हूं, ठीक है। क्योंकि आपको इधर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं, आपको क्या समझ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे आपको स्टेटमेंट बना के लिखना है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, एंड यहां पे क्या लिखोगे, ग्राफाइट इज सॉफ्ट एंड ऑल्सो ब्रिटल। ऐसा स्टेटमेंट बना के लिखना, आपको बना लोगे ना उतना तो आप 9th स्टैंडर्ड में, उतना तो आप मतलब दिमाग वाले हो, मैच्योर हो, मेरे हिसाब से उतना तो कर ही लोगे आप, ठीक है। चलो अब सेकंड ऑप्शन में क्या बोल सकता हूं यहां पे, मतलब सेकंड जो कैटेगरी है उसमें क्या बोल सकता हूं कि जो डायमंड होता है ना, डायमंड ये क्या होता है दोस्तों, इसमें अगर डायमंड के केस में अगर मैं बात करूं, हमने जब पढ़ा था ये चैप्टर को और लेक्चर को जब हमने पढ़ाया था, तो ये हमने एक चीज देखा था कि डायमंड जो होता है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, मतलब ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बैड कंडक्टर ऑफ बिजली, यानी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर लो, बिजली को पास कर लो, नहीं होगा, ठीक है, पास नहीं होगा। लेकिन ये जो ग्राफाइट होता है, ये उल्टा ना, ग्राफाइट बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है, क्योंकि ग्राफाइट का इस्तेमाल आपके सेल्स में होता है, जो पेंसिल सेल होता है घड़ी के पीछे लगाते हैं, ठीक है, वो ग्राफाइट से बनता है। तो ऑब्वियसली इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, गुड कंडक्टर ऑफ बिजली, यानी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और क्या पॉइंट लिख सकते हो बताओ, इसके अलावा और क्या पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, बताओ डायमंड और ग्राफाइट में और क्या डिफरेंस आ सकता है। अगर मैं और भी थोड़ा सोचूं तो डायमंड तो हार्ड है वो हमने लिख लिया, ठीक है, डायमंड एकदम हार्ड सब्सटेंस है वो हमने लिख लिया। ग्राफाइट के बारे में अगर मैं और थोड़ा सोचूं तो ग्राफाइट के बारे में क्या हम लोग को पता चलता है, बताओ ग्राफाइट के बारे में और क्या पता चल सकता है, सोचो। देखो इसमें सोचना पड़ता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सोच सोच के नहीं बता सकते, देखो सोच सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो मैं चीज लिखा रहा हूं उसको आप मेमोराइज कर लोगे तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम लोग, बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ, सोचो सोचो, आप लोग भी सोचो, आप लोग भी सोचो। अब यहां पे हम लोग एक बोल सकते हैं कि इसका ना कुछ आपको अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखना है तो आप लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक प्रॉपर्टी, या आप लिख लो, अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात, नहीं याद रहेगा तो इसको लर्न कर लेना, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो होता है दोस्तों, वो होता है 2.5, इसको याद रख लो, ठीक है ना, इसको याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, इसका 2.5 होता है और इसका जो होता है वो ओपैक होता है, ठीक है, ये याद रख लेना। इतने भी आप याद रख लोगे तो भी मतलब आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये कुछ डिफरेंस बिटवीन है, इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक और डिफरेंस है सेम इसी प्रकार का, जो कि है दोस्तों क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो सबसे पहले यहां पे मैं लिखता हूं क्रिस्टलाइन, ठीक है, फॉर्म ऑफ कार्बन, और यहां पे लिखता हूं नॉन क्रिस्टलाइन। ये हमने पढ़ा था, दोनों का पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। क्रिस्टलाइन में आपके डायमंड वगैरह आ जाते हैं ना, डायमंड, ग्राफाइट, फ्यूलरिन, बकमिंस्टर, ये सब हमने पढ़ा था उसका एग्जांपल्स। और नॉन क्रिस्टलाइन में वो जो कोयला वाला पढ़ा था ना, कोयला में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कोल होता है, कोक होता है, लेग्यूमिनाइट कोल, बिटुमिनस कोल, ये सब पढ़ा था हमने, करेक्ट है। अब यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है ना, अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ना, इसमें एक डेफिनाइट शेप होता है, क्योंकि आप क्रिस्टल देखोगे तो हमेशा क्रिस्टल कुछ शेप के फॉर्म में होता है, मतलब इसको मैं बोल सकता हूं कि इट हैज द डेफिनाइट शेप, ठीक है, डेफिनाइट नॉट डिफाइन, डेफिनाइट शेप होता है, बट इसका कोई शेप नहीं होता है, नो डेफिनाइट शेप, इसका कोई भी शेप नहीं होता, ये पाउडर के फॉर्म में होता है। अगर आप छुओगे तो ऐसा लगेगा पाउडर है, तो पाउडर का कोई शेप होता है कि नहीं, लेकिन क्रिस्टल का कोई शेप होता है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। और क्या बोल सकते हो बताओ,
और क्या बोल सकते हो इसमें क्रिस्टलाइन में, और क्या बोल सकते हो? देखो अब क्रिस्टलाइन जो होता है ना, इसमें जो भी पर्टिकुलर शेप प्रेजेंट है या वो रहेगा ज्योमेट्रिक पैटर्न में। ज्योमेट्रिक पैटर्न में इसका शेप रहता है, ज्योमेट्रिक पैटर्न शेप, ये आप लिख सकते हो। इसमें नॉन ज्योमेट्रिक, नॉन ज्योमेट्रिक, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और क्या बता सकते हो बताओ, और इसमें क्या बता सकते हो? ठीक है, और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ऑब्वियसली, जैसे इसका एक एग्जांपल हमने बताया था, लास्ट में तो एग्जांपल ही लिख देना, कुछ याद नहीं आए तो आप एग्जांपल लिख दो। क्रिस्टलाइन में एग्जांपल होता है डायमंड का, ठीक है, और एक्सेट्रा लिख दो, एक ही एग्जांपल लिखोगे तो भी चलेगा। यहां पे एग्जांपल लिख दो, कोयल लिख दो, कोयला, कोयला, कोल, कोक, ये सब एग्जांपल है। कोक मतलब पीने वाला कोक नहीं है, वो कोयला जैसा होता है कोक, ये पढ़ाया है मैंने चैप्टर में, लेक्चर वीडियो जाके देख लेना। और बताओ इसका एग्जांपल और क्या हो सकता है? ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो चीजें होती है ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ट्रू सॉलिड्स, मतलब एकदम कड़क होते हैं, पत्थर जैसे कड़क सॉलिड्स होते हैं। करेक्ट है, दे आर ट्रू सॉलिड्स, ठीक है ना। लेकिन ये जो होते हैं ना, ये एक सूडो सॉलिड्स होते हैं। मतलब अगर मैं ये थर्ड पॉइंट है, यहां पे भी थर्ड पॉइंट लिखता हूं, ये होते हैं सूडो सॉलिड्स। सूडो सॉलिड्स का मतलब क्या होता है कि अगर इस पे कोई हथौड़ा मार दे तो ये एकदम चकनाचूर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब दिखने में पत्थर जैसे दिखेंगे, समझ लो जैसे ग्राफाइट है, दिखने में कड़क दिखता है, लेकिन हथौड़ा मार दो तो टूट के बिखर जाएंगे। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज होते हैं, इस पे हथौड़ा मारो जल्दी नहीं टूटता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है ना। और कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो इसमें, और पॉइंट्स अगर आपको लिखना है तो इसमें आप ऐड कर सकते हो। क्या लिख सकते हो यहाँ पे? ठीक है, शार्प, इसमें एजेस होते हैं, शार्प एजेस, शार्प एजेस, एकदम धारदार, जैसे डायमंड का एजेस देखा है आपने, एकदम धारदार, ऐसे उससे कट भी कर सकते हो। इसमें शार्प नहीं होते, नो शार्प एजेस, कोई शार्प एजेस इसमें नहीं होता है। करेक्ट है, समझ में आ गया दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे दो हमने क्रिस्टलाइन के कौन से नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन का, और इसके पहले हमने देखा था दैट इज नथिंग बट आवर डायमंड एंड ग्राफाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने करा दिया। तो इसको अपने तरीके से आप लर्न कर सकते हो। जिनको याद होता है अच्छी तरीके से वो याद कर लो, लेकिन जिनको लर्न नहीं होता है तो ये आप कॉन्सेप्ट भी समझ के जाओगे एग्जाम में तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? गिव साइंटिफिक रीजन। तो ये रीजंस ऑब्वियसली बहुत अच्छे होते हैं, जिसको अच्छे से लर्न करेंगे। ग्राफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफाइट जो है जिसमें से बिजली पास हो सकता है, तो ऐसा क्यों है? ग्राफाइट में से बिजली जो है वो पास क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? तो अगर मैं बात करूं कि ग्राफाइट जो है, बिकॉज उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं? बिकॉज इट हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स in its लेयर। उसका जो लेयर होता है ग्राफाइट का, आपने स्ट्रक्चर देखा है, डायग्राम देखना, हमने पढ़ाया हुआ है, या फिर आप अपने बुक में भी देख सकते हो। तो उसमें लेयर बाय लेयर जो होते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। और एक चीज हम समझते हैं, साइंस में हमने पढ़ा भी है कि किसी भी चीज में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है कि उसमें से जो चार्ज होता है वो पास हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स अगर एक दूसरे को पास कर पा रहे हैं तो मतलब ऑब्वियसली उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, चार्ज फ्लो हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राफाइट इसलिए एक गुड कंडक्टर है क्योंकि उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकता है, ठीक है ना, और कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो यही उसका आंसर नहीं है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, आपको लर्न तो करना पड़ेगा ही। गिव रीजन सिर्फ इतना लिख के आओगे तो आपको आधा मार्क्स मिलेगा, अगर 2 मार्क्स का पूछा है तो। ये मैंने आपको समझाया है कि क्यों होता है, तो अब अगर आप समझ गए होंगे तो आप लर्न कर सकते हो आराम से। सिर्फ यही मत लिख के आ जाना, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आपने तो यही लिखा था। मैं लिखा नहीं रहा हूं, ये आपको मैं क्या पढ़ाता हूं? सॉल्यूशन नहीं देता हूं, मैं आपको एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन देता हूं, कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कॉन्सेप्ट समझ गया तो आपको लर्न करना है, क्योंकि मैं याद नहीं करवा सकता आप लोग को, मैं पूरा नोट्स आपको लिख के दे नहीं सकता, क्योंकि यार उसको मैं लिखने बैठूंगा तो यार मैं दिन में सिर्फ एक वीडियो बना पाऊंगा। आप जानते हो कि मैं 6 से 7 वीडियो बनाता हूं हर एक स्टैंडर्ड के लिए, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं आपको पूरा लिखा के दूं। एक बच्चे ने कमेंट किया था सर पूरा लिखा के दो, इट इज नॉट पॉसिबल। आपके पास पूरा बुक है यार, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आपके पास डाइजेस्ट है, आपके पास सब कुछ है ना, तो आपके पास है तो वही चीज वापस से यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूंगा तो क्या मतलब है? करेक्ट है, तो आप अपने खुद से करो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से समझ करो, क्योंकि अगर यहां से आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो आपको याद करना इजी हो जाएगा। जो बच्चे कमेंट करते हैं ना कि सर हमसे याद नहीं होता है, तो याद यहां से करो, हो जाएगा। ग्राफाइट इज नॉट यूज इन ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं कि आपका आभूषण होता है जो फीमेल्स पहनती है अपने, सोना चांदी वगैरह, तो सोना चांदी इज ए मेटल, लेकिन ग्राफाइट को हम लोग ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? तो सबसे पहले दोस्तों वो बहुत ज्यादा क्या होता है? ब्रिटल होता है, मतलब टूट सकता है। तो ऑब्वियसली आप उसका गहना बना लो, कोई हल्का सा भी हाथ लग गया किसी का तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ब्रिटल होता है, स्लिपरी होता है, फिसलने का टेंशन रहता है उसमें, स्लिपरी होता है काफी। जैसे पेंसिल का नोक आपने देखा है, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, वही होता है ग्राफाइट। तो कितना स्लिपरी होता है वो, ठीक है। तो वो जो चीज है ना बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसको हम लोग उसको पिघला नहीं सकते, उसको मोल्ड नहीं कर सकते, उसको पिघला नहीं सकते, नॉट
मोल्ड नहीं कर सकते, मतलब पिघला नहीं सकते, जैसे लाइक गोल्ड सिल्वर। तो इसके वजह से एक रीजन है कि हम लोग इसका ये नहीं बना सकते, गोल्ड सिल्वर जैसा पिघला नहीं सकते, तो देयरफॉर हम लोग ग्राफाइट का ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन CO2 इज पास थ्रू इट। ठीक है, तो लाइम वाटर क्या होता है आप जानते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH ट्वाइस। इसमें अगर मैं क्या पास करूं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है मैं पास करूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। तो जैसे ही मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो ये बन जाता है दोस्तों, क्या बन जाएगा, अगर आप देखोगे यहां पे Ca, और साथ ही में यहां पे वाटर जो है आपका पहली बात तो निकल जाता है, तो पानी आपका निकल गया, तो H2 निकल गया, O निकल गया, तो यहां पे आपके पास क्या बच रहा है, Ca, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, दैट इज CaO, Ca, और यहां पे CO और एक कार्बन आ गया, मतलब ये CaCO3, ठीक है, बराबर। तो यहां पे क्या बनेगा, Ca, इसका C ले लिया, ठीक है, तो Ca इसका C, और ये O2 था, और इसके पास जो C एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो ले लिया, तो CaCO3, मतलब ये बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ये आपका वाटर बन गया। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जैसे आपने इसमें लाइम वाटर में, ठीक है ना, आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, तो लाइम वाटर नथिंग बट CaOH ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने CO2 पास किया, तो वो एक ऐसा फिनोमिनॉन है जिसमें क्या होता है कि आपका जो ये है लाइम वाटर जो है वो क्या हो जाता है, कलर उसका चेंज होकर कैल्शियम कार्बोनेट में बन जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो लगभग आपका व्हाइटिश कलर का होता है, इसके लिए आप लोग का वो दूध जैसा दिखाई देता है। करेक्ट है, ये इसका रीजन था। चौथा है यहाँ पे बायोगैस। तो बायोगैस इज ए इको फ्रेंडली फील्ड। बायोगैस इको फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि यार इसमें कोई पोल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है, कोई पोल्यूशन नहीं निकलता, कोई इसमें से कोई स्मोक पार्टिकल नहीं निकलते, कोई इसमें से सूट पार्टिकल नहीं निकलते, सूट मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ब्लैक ब्लैक कार्बन वाले वो नहीं निकलते। तो इस वजह से क्या होता है, इसको बहुत इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्पोज भी कर सकते हैं, इसीलिए ये इको फ्रेंडली फ्यूल है। तो ऐसा आप बना के आंसर में लिख सकते हो। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है, ओके। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, ये रीजन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है राइट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच। अब ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको इस चीज का फिजिकल प्रॉपर्टी बताना है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा वैसे का वैसे ही है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करो, डायमंड, तो जैसे मैंने बोला डायमंड का क्या है, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। डायमंड क्या है, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। और क्या बता सकते हो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, और क्या बता सकते हो, बताओ कि डायमंड के बारे में आपको और कोई पूछता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ, तो और क्या बता सकते हो, हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कलरलेस है, ठीक है ना, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होता है कितना, 2.5 का, बराबर ना, 2.5 होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 होता है, करेक्ट है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 है। तो इस प्रकार से आप कोई भी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज आराम से लिख सकते हो। चारकोल क्या होता है, चारकोल, चारकोल भी एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। क्या है ये, चारकोल एलोट्रोप ऑफ, एलोट्रोप नहीं बोल सकते या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक सेकंड। चारकोल का अगर आपको बताना है तो सबसे बेस्ट आप क्या बता सकते हो, इट इज ए अमॉर्फस, अमॉर्फस मटेरियल, अमॉर्फस सॉलिड मटेरियल है, कार्बन से बना है, ठीक है, लेकिन अमॉर्फस है, ठीक है। चारकोल के अलावा और मैं कुछ इसका प्रॉपर्टी बताऊं, ये बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है, मतलब बहुत ज्यादा टूट सकता है, साथ में पोरस होता है, इसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए पानी को सोख लेता है, ठीक है ना, तो ब्रिटल होता है, पोरस होता है। और इसमें अगर मैं बात करूं कि ये बहुत ज्यादा बैड कंडक्टर होता है, अगर मैं बात करूं यहां पे चारकोल का, ठीक है ना, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बुरा कंडक्टर है, मतलब आप कोयला जो होता है ना, कोयले में से बिजली पास करो, पास नहीं होगा, लेकिन वही कार्बन से बनने वाला ग्राफाइट जो होता है, इट इज ए वेरी गुड कंडक्टर। तो देखो कितना फर्क है, ठीक है ना, एक ही चीज से बन रहा है लेकिन दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। तीसरा है फ्यूलरिन, तो फ्यूलरिन का हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, ये किसके बॉल फॉर्म में प्रेजेंट है, बकी बॉल्स, ठीक है ना, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बकी बॉल्स, बकी बॉल्स होता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लेक्चर्स के दौरान, तो लेक्चर्स जाके देख लो जिनको नहीं पता है बकी बॉल क्या होता है। तो बकी बॉल्स के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है फ्यूलरिन का, और ये लगभग 60 कार्बन एटम से बनते हैं, मेड अप ऑफ 60 कार्बन एटम, 60 कार्बन एटम मिलके ये जो है बनता है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज जो आपने लर्न किया है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे 2 से 3
जो भी आपको पूछेगा वो आप बता सकते हो। करेक्ट है, समझ में आ गया? तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 6। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन कराऊंगा, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ है क्या? नहीं, अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है। मतलब ये हमारा आज का लेक्चर फिर इसी के साथ क्या होता है, समाप्त होता है। तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो बस देखो, हमारा ये एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का मकसद सिर्फ इतना ही है। वैसे तो ये कोई पढ़ाता नहीं है जैसा कि आप जानते हो, लेकिन आपने डिमांड किया था तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे। सिलेबस हमने पढ़ा के रख लिया, हम आराम कर सकते थे, लेकिन हमको आराम करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं सोचता हूं कि बच्चों को और क्या चीज की कमी है तो वो सब चीज भी, वो कमी भी मैं पूरा करूं। तो इसके लिए बस वीडियो बनाता रहता हूं आप लोग के लिए, ठीक है ना? मन नहीं लगता यार, तो बस ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा, बहुत सारे बच्चों का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये आपने देख लिया, अब तुरंत जाओ इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है, बाकी चीजें हैं, उसको लर्न कर लो, तो आपको बहुत इजीली एंड फटाफट याद हो जाएगा, ठीक है? तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। अब ऐसे ही और भी चैप्टर जो बचे हुए हैं उसके भी फटाफट कंप्लीट करा देंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो, क्योंकि वहां पे फ्री एंड पेड कोर्सेस आने वाले हैं आप लोग के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाले, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करके इन्फॉर्म कर दो कितना बेहतरीन तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार चैनल पे आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों? तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।